हेलो 10th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का सोशल साइंस क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग सोशल साइंस की जो आप ज्योग्राफी की बुक है उससे चैप्टर 5 यानी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन हम लोग पढ़ रहे थे। इसके हम लोगों ने 4 भाग पढ़े हैं। आज हम लोग इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम लोगों ने कुछ परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विद्युत के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऊर्जा का जो दूसरा साधन या स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन या स्रोत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं? उसमें है हमारा परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा बायोगैस, पांचवा ज्वारीय शक्ति और छठवां है भूतापीय ऊर्जा। तो इन सारे ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या हैं, किसको बोलते हैं। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन वो हैं जिनका विकास जो है और प्रयोग तकनीकी विकास के साथ साथ हुआ, यानी जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ वैसे वैसे गैर परंपरागत ऊर्जा के जो साधन हैं उनका क्या हुआ, विकास हुआ। इनको गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये असमाप्त होने वाले संसाधन हैं और नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात हम इनका जितना भी प्रयोग करें ये समाप्त नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए इनको गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कहा जाता है। तो पहला गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन हमारा क्या है, परमाणु ऊर्जा, या इसको आणविक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें जो ईंधन के रूप में जिन खनिजों का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे आपका यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, ठीक है, इनमें रेडियोधर्मी क्या होते हैं, तत्व पाए जाते हैं। तो इन रेडियोधर्मी खनिजों के विखंडन से, है ना, जो शक्ति प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा कहते हैं। तो भारत में इसका क्यों विकास हुआ है? इसलिए हुआ है कि भारत में परमाणु ऊर्जा बनाने वाले जो ईंधन के रूप में जो खनिज हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे खनिज भारत में मिलते हैं। अब ये खनिज भारत में मिलते कहाँ हैं? तो भारत में ये खनिज जो है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये हमारा झारखंड, राजस्थान में प्राप्त होता है। इसके अलावा बच्चों जो यूरेनियम है वो हमारा जो केरल है, केरल में जो मोनोजाइट रेत होती है, उस रेत से भी यूरेनियम खनिज जो है वो प्राप्त होता है। तो यूरेनियम, थोरियम और ग्रेफाइट ये सब कैसे खनिज है? रेडियोधर्मी खनिज है। क्योंकि इनमें रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं खनिजों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा जो है वो बनाई जाती है। अब भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा के कई प्रमुख केंद्र हैं, है ना, जिसमें आपका महाराष्ट्र में है। मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र है हमारा तारापुर, हाँ, और ट्राम्बे। ठीक, गुजरात में है काकरापाड़ा, गुजरात में है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो काकरापाड़ा में है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र है रावत भाटा। ठीक, अपने उत्तर प्रदेश में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है और वो है गंगा नदी के किनारे, है ना, नरोरा। तो नरोरा उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना। उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कलपक्कम में है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ है, किन राज्यों में ये परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित हैं।
ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट जो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है ना, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापाड़ा, तमिलनाडु में कल्पक्कम। बच्चों परमाणु ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के द्वारा जो परमाणु कचरा जो निकलता है, यानी जो वेस्ट निकलता है, उससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत होता है ना, विषैला होता जा रहा हमारा पर्यावरण। तो इसीलिए परमाणु के इस्तेमाल को कम, परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को कम करने के लिए, या ये जो ईंधन के रूप में खनिज होते हैं इनका इस्तेमाल कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक संधि लागू की है, और उस संधि का नाम है व्यापक परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हम शॉर्ट में CTBT के नाम से भी जानते हैं। तो ये परमाणु व्यापक परमाणु अप्रसार संधि जो है, यानी CTBT जो है, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू की गई संधि है, और इसका उद्देश्य है कि परमाणु जो है शक्ति या परमाणु जो ऊर्जा है उसके इस्तेमाल पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए या प्रतिबंध लगाया जाए। अब आता है दूसरा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप जानते हो कि सूरज से बनाई जाती है ना, क्योंकि सूरज जो है बहुत अक्षय मतलब ऊर्जा का क्या है, स्रोत है बच्चों। और सूरज से जो निकलने वाली किरणें हैं, है ना, या धूप है, उससे विद्युत बनाई जाती है। एक प्रौद्योगिकी है जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक, है ना। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा जो सूर्य के या सूरज की जो ऊर्जा है, यानी किरण है, यानी धूप जिसको हम बोलते हैं, उससे सीधे विद्युत में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और सूरज के द्वारा बनाई गई जो ये ऊर्जा है, या बिजली है, या विद्युत है, उसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जिन क्षेत्रों में किया जाता है, उसमें सबसे पहला उपयोग है वो है विद्युत के उत्पादन में या बिजली के उत्पादन में। दूसरा है जो गर्म पानी को गर्म करना है, या घरों को गर्म करने के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे अंतरिक्ष केंद्र हैं आज, और कृत्रिम जो उपग्रह हैं, इनको भी संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसके अलावा बच्चों नेशनल लेबोरेटरी ने एक कुकर बनाया है जिसको हम सोलर कुकर कहते हैं ना, जिसमें स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन जो है वो तुरंत ही क्या होता है, कुछ मिनट में ही बनकर तैयार होता है। अमेरिका ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो सौर ऊर्जा से क्या होती है, रिचार्ज की जाती है, यानी वो शक्ति सौर ऊर्जा से क्या करती है, ग्रहण करती है। इसके अलावा बच्चों सौर ऊर्जा से जो गांव के घरों में, यानी ग्रामीण घरों में जो उपला होता है, यानी उपला मतलब जो गोबर का ना उपला बनाते हैं, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपलों और लकड़ी, है ना, पर जो निर्भरता थी गांव के लोगों में, वो निर्भरता में अब क्या आई है, कमी आई, क्योंकि अब गांव में भी सौर ऊर्जा का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा है। आज भारत के ग्रामीण और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें सौर ऊर्जा तेजी से क्या हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। तो ये है बच्चों सौर ऊर्जा क्या है और सौर ऊर्जा के क्या उपयोग हैं। अब आता है तीसरा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, वो है पवन ऊर्जा। पवन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है या बनाई जाती है। पवन से ऊर्जा, है ना, बनाने का जो मुख्य यानी ज़रिया है वो है हमारा पवन चक्की, है ना। पवन चक्कियों के लिए जो है वो पवन ऊर्जा जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है। आपको पता है कि प्राचीन समय में जब नौका चलाने में पवन हवाओं का ही प्रयोग किया जाता है, यानी हवाएं जो थी या पवन जो थे वो उनके नाव को क्या करते थे, दिशा प्रदान करते थे, है ना। तो प्राचीन समय से पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, और आज भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना केवल भारत में बल्कि संसार के अन्य देशों में भी इसका उत्पादन हो रहा है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की क्या है बच्चों, महान बहुत संभावनाएं हैं।
क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत में है ना एक विशाल समुद्र तट पाया जाता है और उस समुद्र तट के किनारे कई हमारे प्रमुख राज्य हैं, जैसे हमारा है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है और लक्षद्वीप है। इन भागों में चूंकि ये समुद्र के किनारे हैं तो हवाओं के यानी पवनों के वेग में किसी भी तरह की बाधा या रुकावट नहीं आती है और इसलिए इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में पवन ऊर्जा का ज़्यादा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ बहुत सारी पवन चक्कियाँ हैं जिनसे ऊर्जा जो है वो बनाई जाती है। तो कौन कौन से राज्य हैं भारत में जहाँ पवन ऊर्जा बनाई जाती है? एक तो हमारा ये है तमिलनाडु, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर ये है कर्नाटक, फिर आता है हमारा ये गुजरात, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र और ये है अरब सागर में द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो ये सभी राज्य जो हैं, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कर्नाटक हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब समुद्र के किनारे जहाँ बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के हवाएं जो हैं वो क्या होती हैं, तीव्र गति से चलती हैं और इसीलिए यहाँ इन हवाओं का इस्तेमाल, पवनों का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में जो है वो किया जाता है। यहाँ कई सारे क्या हैं, पवन ऊर्जा फार्म बनाए गए हैं, जिसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है जो हमारा तमिलनाडु में है। और ये पवन ऊर्जा फार्म जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है नागरकोइल। नागरकोइल से लेकर मदुराई तक ये पूरी एक बेल्ट है यानी फार्म है जहाँ पवन ऊर्जा जो है वो बनाई। ये है नागरकोइल और ये है मदुराई। तो पूरी ये क्या है, एक बेल्ट है ना, या फार्म है जो यहाँ से यहाँ तक फैली। तो ये भारत की बहुत बड़ी यानी विशालतम क्या है, पवन ऊर्जा फार्म है जो तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। अब चलते हैं बच्चों, दूसरा हमारा पवन ऊर्जा के बाद जो दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन आता है वो है हमारा बायोगैस। शायद आपने बायोगैस का नाम सुना होगा। बायोगैस बच्चों ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? तो ये जो हमारे वेस्ट होते हैं ना, कृषि वेस्ट होते हैं, यानी कृषि जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट यानी वेस्ट, पशुओं और मानव जनित जो अपशिष्ट होते हैं, गोबर वगैरह है ना, इनके उपयोग से है ना घरों में या घरेलू उपभोग वाली बायोगैस जो है वो बनाई जाती है। तो इन सब के कृषि अपशिष्ट, पशुओं के गोबर, मानव जनित जो अपशिष्ट हैं, इनके उपयोग से जो है वो जो गैस बनाई जाती है जिसको हम बायोगैस के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरेलू उपभोग में किया जाता है। भारत में ज़्यादातर आज बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं ना, और किनके द्वारा ये बायोगैस संयंत्र लगाया जाता है? नगर पालिका के द्वारा, सहकारिता के द्वारा और जो निजी स्तर है ना, निजी स्तर पर इस तरह के बायोगैस संयंत्र या प्लांट जो है भारत में लगाए जा रहे हैं। पशुओं के प्रयोग के गोबर का प्रयोग करने वाले इस संयंत्र को भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जानवरों का जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए भारत में इसको बायोगैस प्लांट को गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके लाभ क्या है बच्चों? इससे किसानों को दो महत्वपूर्ण लाभ हो रहे हैं। पहला कि गोबर गैस प्लांट से उनको ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है, गैस मिल रही है, और दूसरा जो है उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में भी इनको जो है वो क्या हो रही है, उर्वरक या खाद जो है वो मिल रही। तो गोबर गैस प्लांट से ना केवल गैस मिल रही ऊर्जा के रूप में, बल्कि जो गोबर है यानी जो वेस्ट होता है ना, वो खेतों में उर्वरक के रूप में उसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं बच्चों, इसके अतिरिक्त जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में उपला यानी जो गोबर के उपले का प्रयोग होता था, लकड़ी को जलाने के रूप में प्रयोग होता था, उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता था उसको भी इससे क्या किया गया है, रोका गया है, तो उसमें भी कमी आई है। तो ये है बायोगैस क्या है,
कैसे बनाया जाता है और इसके क्या लाभ हैं। अब आता है हमारा बायोगैस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, वो है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, जैसा कि ज्वार मतलब होता है ज्वार यानी टाइड, जो समुद्र में आपने देखा ना ऊंची नीची लहरें उठती हैं, तो जो ऊंची लहरें उठती हैं उनको हम ज्वार बोलते हैं ना। ज्वार में बहुत शक्ति होती है बच्चों, और उस शक्ति का इस्तेमाल ऊर्जा यानी विद्युत बनाने में किया जाता है। तो भारत में ज़्यादातर जो गैसीय ज्वारीय ऊर्जा है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, यानी यहाँ समुद्र के किनारे जो हैं वो क्या बनाए गए हैं, या तो टारबाइन लगाई गई हैं, है ना, टारबाइन मशीनें लगाई गई हैं, या जो समुद्र के सकरे भाग हैं, जैसे ये आपका है खंभात की खाड़ी, और ये है हमारा कच्छ की खाड़ी। तो ऐसे जो समुद्र के सकरे भाग हैं यहाँ बांध बना दिए गए हैं, और बांध के द्वारा समुद्र का ज्वार का पानी क्या कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, और फिर उससे क्या की जाती है, टारबाइन मशीनों के द्वारा विद्युत यानी बिजली जो है वो बनाई जाती है। तो ज्वारीय ऊर्जा भारत में ज़्यादातर जिन क्षेत्रों में बनाई जाती है उसमें है हमारा ये कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, और इधर आता है हमारा ये पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का जो ये गंगा का डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर ज्वारीय शक्ति जो है वो बनाई, यानी समुद्र यानी सागर या समुद्र के ज्वार से यहाँ बिजली जो है वो बनाई जाती है। अब आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा हमारा आखिरी लास्ट जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। हमारी पृथ्वी के अंदर धरातल के नीचे जाने पर बच्चों ताप बढ़ने लगता, गर्मी बढ़ने लगती है, और उसी ताप का इस्तेमाल जो है वो प्रयोग जो है वो ऊर्जा यानी विद्युत बनाने में किया जाता है। क्योंकि ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है या ताप है उसका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने में होता है, इसीलिए इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे गर्म पानी के सैकड़ों क्या हैं बच्चों, पानी के सोते हैं, है ना। तो उन सोतों का प्रयोग जो है गर्म पानी के सोतों का या गीज़र का प्रयोग ज़्यादातर जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं दोनों हैं आपकी, एक हिमाचल प्रदेश में और एक है लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मणिकरण। तो मणिकरण के निकट पार्वती नदी की घाटी में कई सारे क्या हैं, गर्म पानी के सोते हैं, और वहाँ पर उस गर्म पानी के सोते से क्या की जाती, बिजली जो है वो बनाई जाती है। इसी तरह दूसरा क्षेत्र कहाँ है, लद्दाख में पूगा, है ना, पूगा घाटी में। तो ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा जो है वो भारत में बनाई जाती है। एक मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में, और एक पूगा घाटी जो लद्दाख में। तो ये हो गए बच्चों आज हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। आज ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। तो धन्यवाद बच्चों। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे बाद में पूछिएगा।